तलाक के सालों बाद जब डीएम बनी पत्नी अपने पति की झोपड़ी पहुंची तो फिर जो हुआ। इंसानियत रो पड़ी और हर पति पत्नी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि रिश्तों की असली कीमत पैसे या पद से नहीं, प्यार और इंसानियत से होती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आज के समाज की कड़वी सच्चाई है और हम सब के लिए एक आईना भी। पूरा सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलें। दोस्तों, राजस्थान के शांत कस्बे सरस्वतीपुर में रहता था एक सादा, ईमानदार और मेहनती युवक विक्रम सिंह। वो राजकीय राजस्व कार्यालय में लिपिक था और उसके माता पिता रामेश्वर सिंह और कमला देवी साधारण जीवन जीते थे। गांव में विक्रम की पहचान बस इतनी थी, ये लड़का भरोसे का और दिल का साफ है। विक्रम रोज सुबह घर के छोटे मोटे काम करता, माता पिता की सेवा करता और फिर बस पकड़कर वीरनगर नौकरी पर जाता। उसकी जिंदगी शांत और तय लय में बह रही थी। उधर जयपुर में एक बिल्कुल दूसरी दुनिया थी। पढ़ाई प्रतियोगी परीक्षाओं और सपनों से भरी और उनमें दौड़ती थी प्रिया शर्मा। पढ़ाई में शानदार, तेज तर्रार और आईएएस बनने का सपना लिए हुए। उसके माता पिता कमल और राधा शर्मा उसकी शिक्षा को सबसे ऊपर रखते थे। शादी की उम्र आई तो परिवार ने विक्रम का रिश्ता भेजा। पहली मुलाकात में ही प्रिया ने कहा, मैं शादी के बाद पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, क्या आप साथ देंगे? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे सपने मेरे भी हैं, मैं कभी बाधा नहीं बनूंगा। शादी हुई और प्रिया सरस्वतीपुर के सादे घर में आ गई। मिट्टी की दीवारें, छोटा आंगन और साधारण रसोई। वो सुबह घर के काम करती और रात तक पढ़ाई। लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ने लगी। विक्रम के माता पिता उसकी पढ़ाई को बेकार मानते थे। कमला देवी कहती, बहू इतना पढ़कर क्या होगा, घर संभालो। ससुर भी पढ़ाई पर तंज कसते। भाई अजय और बहन नीता चिढ़ाते, बहूजी कलेक्टर बनेगी क्या? तानों से घिरी प्रिया अंदर ही अंदर टूटती गई। एक रात वो फट पड़ी, विक्रम, मैं इस माहौल में नहीं रह सकती। अगर तुम साथ नहीं दे सकते तो हम अलग हो जाएं। विक्रम समझाता रहा, पर हालात सुधरे नहीं। आखिर प्रिया मायके लौट गई और पढ़ाई में लग गई। विक्रम ने सोचकर कि शायद वो आगे बढ़ पाए, उसे तलाक के कागज भेज दिए, पर प्रिया ने हस्ताक्षर नहीं किए। उसने कहा, जब तक सपने पूरे नहीं कर लेती मैं कोई फैसला नहीं करूंगी। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने यूपीएससी पास कर लिया और बनी प्रिया शर्मा। किस्मत ने खेल खेला। पहली पोस्टिंग उसी शहर वीरनगर में मिली जहां विक्रम काम करता था। कलेक्टर की सफेद गाड़ी दफ्तर पहुंची तो सब स्वागत में खड़े थे। उनमें विक्रम भी था। नजरें झुकी हुई, भाव ढके हुए। प्रिया ने भी उसे देखा, पर दिल ने सब छुपा लिया। केबिन में पहुंचकर वो देर तक शीशे से बाहर विक्रम को देखती रही। वो सोचती रही, 2 साल पहले ये मेरा पति था, आज मेरी अधीनस्थ। जिंदगी कहां ले आई? उसने सहायक अजित वर्मा से कहा, अजित, जाकर पता करो विक्रम अब कैसे रह रहा है। और अजित जो जानकारी लाया उसने प्रिया को भीतर तक हिला दिया, क्योंकि अजित जब विक्रम के घर से लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। प्रिया ने तुरंत पूछा, अजित, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अजित ने धीमे संभले हुए स्वर में कहा, मैडम, विक्रम सर अब अकेले रहते हैं, एक छोटे से किराए के कमरे में। ना माता पिता, ना भाई बहन, कोई भी उनके साथ नहीं है। प्रिया के दिल में एक गहरा झटका लगा। उसने हैरानी से पूछा, अकेले क्यों? अजित ने कहा, तलाक के बाद उन्होंने सबसे दूरी बना ली। कहते हैं कि किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, बस दफ्तर जाते हैं, लौटकर उसी कमरे में चुपचाप बैठते हैं। किसी से मिलना जुलना भी छोड़ दिया है। प्रिया की आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब वो विक्रम का घर छोड़कर गई थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रखकर कसकर निचोड़ दिया हो। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर का आसमान उदास था, पर उससे ज्यादा उदास उसका दिल था।
उसकी निगाहें शीशे के पार विक्रम को खोज रही थी। कभी वो कागजों में सर झुकाकर काम करता दिखता, कभी फाइलें उठाता और चुपचाप चला जाता। दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा दो तटों के बीच बहती नदी, जो मिलना तो चाहती है लेकिन बहाव रोक नहीं पाती। उधर दफ्तर में स्थिति अचानक बदलने लगी थी। कार्यालय का पुराना कर्मचारी रामलाल जैन, एक बदनाम और भ्रष्ट आदमी जो वर्षों से गरीबों की जमीन हड़प रहा था, फर्जी बिल पास करवा रहा था और पिछली अधिकारियों से मिलकर खूब पैसे खा रहा था। वो प्रिया के आने से परेशान था, क्योंकि वो हर फाइल को जांचती थी और किसी गड़बड़ को आगे नहीं बढ़ने देती थी। धीरे धीरे रामलाल के अवैध काम बंद होने लगे। उसके पास आने वाला पैसा रुक गया और इसी से उसके अंदर की जलन और गुस्सा उभरने लगा। एक दिन दफ्तर के गलियारे में वो बैठे बैठे प्रिया के खिलाफ अभद्र बातें करने लगा। ये नई कलेक्टर क्या समझती है खुद को? बहुत चलती है दफ्तर में, देखना ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। उसी वक्त विक्रम उधर से गुजर रहा था। रामलाल की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसके भीतर दबी आग फूट पड़ी। विक्रम ने कड़क आवाज में कहा, रामलाल जी, अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। मैडम के खिलाफ एक शब्द भी बोलोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रामलाल हंसकर बोला, अरे वाह, बाऊजी के लिए इतना गुस्सा। कहीं तुम्हारा उनसे कोई पुराना नाता तो उससे पहले कि वो वाक्य पूरा करता, विक्रम ने उसे जोर से धक्का दिया। गलियारे में सनसनी फैल गई। कर्मचारी चुपचाप एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये बात आग की तरह फैल गई। विक्रम ने कलेक्टर मैडम के लिए लड़ाई की है। क्या दोनों के बीच कुछ रिश्ता था? अफवाहों की ये हवा कुछ ही मिनट में प्रिया के केबिन तक पहुंच गई। उसने विक्रम को तुरंत बुलाया। विक्रम जैसे ही अंदर आया, प्रिया गुस्से और चिंता दोनों में डूबी हुई थी। विक्रम, ये तुमने क्या किया? पूरे दफ्तर में बातें हो रही है, लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। विक्रम चुपचाप खड़ा रहा, नजरें जमीन पर सांसें भरी। कुछ बोलोगे भी? प्रिया की आवाज भर्रा गई थी। कुछ पल बाद विक्रम ने धीमे, टूटे हुए स्वर में कहा, मैडम, कोई आपके बारे में गलत बोले ये मैं सह नहीं सकता। आप मेरे दिल से कभी निकली ही नहीं। उसकी बात हवा में एक दर्द बनकर तैर गई। प्रिया की आंखें नम हो उठीं, पर उसने खुद को संभाला। जाओ, अभी जाओ, मुझे काम करने दो विक्रम। शांत होकर बाहर चला गया। पीछे सिर्फ उसकी चुप्पी और प्रिया की धड़कनों का शोर रह गया। उस रात प्रिया देर तक विक्रम के बारे में सोचती रही। वो 2 साल पहले की प्रिया नहीं थी। अब वो एक मजबूत अधिकारी थी। लेकिन दिल का दर्द, टूटा रिश्ता और अधूरी बातें सब फिर से उभर आए थे। अगले दिन अचानक खबर आई, मैडम, मंत्री जी का शहर में दौरा है, तैयारियों की समीक्षा करनी होगी। प्रिया पूरे दिन शहर में घूमकर इंतजाम करती रही। सफाई, सुरक्षा, स्वागत की व्यवस्था, सब कुछ। लेकिन जब वो दफ्तर लौटी तो अजित ने उसे एक चौंकाने वाली बात बताई। मैडम, विक्रम आज दफ्तर नहीं आए। प्रिया का दिल धक से रह गया। क्यों? कहाँ है वो मैडम? किसी ने उन पर हमला किया है। उन्हें रॉयल सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। वो बिना एक सेकंड गवाए बोली, गाड़ी निकालो। अभी रात के 8 बजे बारिश की हल्की फुहारें, सड़क पर अंधेरा और कलेक्टर की गाड़ी तेजी से अस्पताल की ओर भागती हुई, जैसे कोई पत्नी अपने पति की सांसें थमने से पहले उसे पकड़ लेना चाहती हो। अस्पताल पहुंचकर प्रिया ने जो देखा, उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। आईसीयू के बाहर खड़े डॉक्टर ने कहा, मैडम हालत गंभीर थी पर अब खतरे से बाहर है। पर वो अकेले थे। किसी रिश्तेदार का नंबर भी नहीं मिला। प्रिया की आंखें भर आई। वो धीरे से आईसीयू के शीशे से झांक कर देखती रही। विक्रम बेहोश, चेहरे पर पट्टियां और उसके शरीर पर चोट के निशान। वो पास की बेंच पर बैठ गई, दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए है, भगवान बस इसे बचा लो। उसने पूरी रात वही बिताई, कलेक्टर बनकर नहीं, एक ऐसी अधूरी पत्नी बनकर
जो अपने बिखरे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की आस में बैठी थी। अगली सुबह का धुंधल का अस्पताल की सफेद खिड़कियों से अंदर घुस रहा था। रात भर जागने के कारण प्रिया की आंखों में लालिमा थी, पर दिल में एक ही बेचैनी। विक्रम कब होश में आएगा? डॉक्टर ने धीरे से कहा। मैडम, आप मिल सकती है। वो होश में है। प्रिया का कदम जैसे अचानक भारी हो गया। वो धीरे धीरे आईसीयू के कमरे में घुसी। विक्रम आंखें खोलकर छत को देख रहा था। जैसे ही उसने प्रिया को देखा, उसकी आंखों में एक हल्की चमक आई। कुछ खुशी, कुछ दर्द और कुछ छुपा हुआ प्यार। प्रिया उसके पास कुर्सी पर बैठ गई। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छाई रही। खामोशी भी कभी कभी शब्दों से ज्यादा बोलती है। कैसा लग रहा है? प्रिया ने धीमे से पूछा। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। जैसे कोई बहुत अपना मेरे लिए रात भर जागता रहा। प्रिया की आंखें डबडबा गई। उसने कहा, विक्रम, ये सब कैसे हुआ? किसने? विक्रम ने कटे फटे होठों से कहा। रामलाल जैन ने। वो मुझे दफ्तर से निकलते वक्त रोकने आया था। उसके लोगों ने हमला कर दिया। शायद मैंने उसके गलत कामों की शिकायत की थी, इसलिए। प्रिया ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा उतर आया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एक एक अपराध का हिसाब दूंगी। विक्रम ने हाथ उठाकर उसे रोका। प्रिया, तुम कलेक्टर हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि न्याय करो, पर मेरे लिए अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पोस्ट दांव पर मत लगाना। प्रिया भावुक हो गई। विक्रम, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मेरे लिए कोई पोस्ट मायने नहीं रखती। उसकी आवाज कांप रही थी। उसी क्षण बाहर से अजित की आवाज आई। मैडम, मंत्री जी आने वाले हैं। पूरा शहर इंतजार कर रहा है। आपको अभी चलना होगा। प्रिया ने बिना एक सेकंड सोचे कहा। अजित, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो चाहिए करो समारो। तुम ही संभालो। मंत्री को बता दो कि कलेक्टर किसी जरूरी काम में व्यस्त है। अजित घबराया। मैडम, ये आपके खिलाफ जा सकता है, प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा। मेरे लिए विक्रम की सांसें किसी भी राजनीतिक दौरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। विक्रम ने आंखें नम करते हुए कहा, प्रिया, ऐसा मत करो। मंत्री नाराज हो जाएंगे। प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने 2 साल तुम्हारे बिना बिताए हैं विक्रम। आज जब तुम तकलीफ में हो, मैं कैसे जा सकती हूं? विक्रम के होठों पर एक थरथराती मुस्कान आई। शायद वो पहली बार महसूस कर रहा था कि प्रिया ने सिर्फ सपनों के लिए नहीं, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, मरीज को अब आराम चाहिए। आप बाहर जा सकती है। प्रिया बाहर निकली और अस्पताल के बरामदे में खड़ी होकर लंबी सांस ली। रात भर के दर्द और थकान के बावजूद उसके अंदर एक सुकून था। उसने अपने दिल की बात पहली बार निभाई थी। शाम होते होते विक्रम को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। प्रिया उसके लिए हल्का दलिया, फल और दवाइयां खरीदी। कलेक्टर होने के बावजूद वो खुद उसके बिस्तर की चादर ठीक कर रही थी। अचानक विक्रम ने पूछा, प्रिया, तुमने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? प्रिया कुछ देर चुप रही। उसकी आंखें विक्रम की आंखों में गहराई तक उतर गई। क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे नाम से अलग लिखा नहीं जा सकता था। मैंने तुम्हें छोड़ा कभी नहीं था, बस माहौल छोड़ दिया था। विक्रम की आंखें भीग गई। वो कांपती आवाज में बोला, प्रिया, मैंने तलाक इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने सपनों के रास्ते में अकेले ना पड़ो। मुझे डर था कि तुम मेरे परिवार के ताने झेलते झेलते टूट जाओगी। प्रिया उसकी बात सुनकर रो पड़ी। तुम्हारी वजह से ही आज मैं यहां हूं। अगर तुम पहली मुलाकात में मेरे सपनों का हाथ न थामते तो शायद मैं प्रिया शर्मा डीएम नहीं बन पाती। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर इस बार आंसू दर्द की नहीं, एक दूसरे को फिर से पाने की राहत के थे। उस रात प्रिया अस्पताल छोड़कर नहीं गई। वो बैठी रही, विक्रम की सांसें सुनती रही, उसकी धड़कनों की आवाज महसूस करती रही और दिल में ठान चुकी थी, अब यह रिश्ता टूटेगा नहीं। सुबह अजित अस्पताल आया। उसने कहा, मैडम, मंत्री जी बहुत नाराज है। मीडिया में भी सवाल उठ रहे हैं। प्रिया ने शांत स्थिर आवाज में कहा, अजित,
अगर किसी को मेरे निर्णय पर आपत्ति है तो उन्हें मेरा जवाब सुनना होगा। परिवार और इंसानियत किसी भी पद से ऊपर है। अजित ने सिर झुका दिया। उसे पहली बार अपनी मैडम पर गर्व महसूस हुआ। दिन बीतता गया और विक्रम की तबीयत सुधरने लगी। जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली, प्रिया खुद उसे उसके छोटे से किराए के कमरे में छोड़ने गई। कमरा बेहद साधारण, तंग और अकेलेपन से भरा हुआ था। प्रिया ने चारों ओर देखा। दीवारों पर धूल, पुराने अखबार, एक टूटी कुर्सी और एक कोने में उसकी पुरानी शादी की तस्वीर, जिसे विक्रम ने आज तक संभाल कर रखा था। प्रिया की आंखें भर आई। उसने हल्के से पूछा, विक्रम, तुम यहां अकेले कैसे रहते थे? विक्रम शांत स्वर में बोला, जैसे कोई अपना मिलने का इंतजार करता है। इस एक वाक्य ने प्रिया के दिल को पूरी तरह पिघला दिया। कमरे की खिड़की से आती रोशनी में दोनों कुछ देर चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। 2 साल की दूरियां एक पल में नजदीकियों में बदल रही थी और उसी क्षण प्रिया ने निश्चय किया, अब वो विक्रम को अकेला नहीं छोड़ेगी। विक्रम अब अस्पताल से लौटकर फिर अपने छोटे से कमरे में था। दवाइयों की हल्की महक, एक साधारण सी खिड़की, एक तिरछी रोशनी और बीच में लेटा वो आदमी जिसने 2 साल से अकेलापन ही अपना साथी बनाया था। लेकिन इस बार कमरे का माहौल बदल चुका था, क्योंकि इस बार वहां प्रिया बैठी थी। वो कमरे की सफाई कर रही थी, चुपचाप, बिना किसी अधिकारी वाली कठोरता के, सिर्फ एक पत्नी वाली नरमी के साथ। विक्रम धीरे से बोला, प्रिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी ये हालत, ये कमरा तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लगता होगा। प्रिया उसकी ओर मुड़ी, आंखों में दृढ़ता लिए विक्रम, 2 साल तुम्हारी अनुपस्थिति ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कलेक्टर हूं, हां, पर उससे पहले मैं तुम्हारी प्रिया हूं, और तुम्हारा घर चाहे जैसा भी हो, वो मेरा ही है। विक्रम की आंखें भर आई, पर उसके पास शब्द नहीं थे। इसी बीच अजित दरवाजे पर आया। मैडम, एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है रामलाल के बारे में। प्रिया का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो बाहर आई और बोली, अजित, स्पष्ट बताओ मैडम। जिन लोगों ने हमला किया था वे सब पकड़े गए। उन्होंने स्वीकार किया है हमला रामलाल ने करवाया था। सबूत भी मिल गए हैं। प्रिया ने शांत और बेहद दृढ़ आवाज में कहा, अजित, उसे तुरंत निलंबित करो। उसके खिलाफ विभागीय जांच और एफआईआर दोनों करवाओ, और उसे गरीब परिवार की जमीन जो उसने हड़पी थी, उसे वापस दिलवाओ। इस बार कोई दबाव नहीं चलेगा। अजित ने गर्व से सिर झुका दिया। जी मैडम। अगले कुछ दिन प्रिया ने दफ्तर और विक्रम दोनों को बराबर समय दिया। वे दफ्तर जाते समय उसके लिए खाना बनाकर रखती, दोपहर में हालचाल लेती और शाम को उसकी दवाइयां देती। विक्रम धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था और साथ ही उनका रिश्ता भी। एक शाम प्रिया उसके कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। सूरज की आखिरी किरणें कमरे में गिर रही थी। विक्रम ने धीमे से कहा, प्रिया, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम फिर एक साथ बैठेंगे? प्रिया मुस्कुराई। हर दिन सोचा था, हर रात सोचा था, बस जिंदगी ने हमें थोड़ी परीक्षा दे दी थी। विक्रम ने कांपते स्वर में पूछा, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? प्रिया उसकी तरफ बढ़ी। उसका हाथ विक्रम के हाथ में थमा। विक्रम, हम कभी अलग हुए ही कब थे? रश्मि ही नहीं, दिलों ने भी कभी तलाक नहीं लिया था। दोनों की आंखों में तैरती नमी एक ही भाषा बोल रही थी। प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों में प्रिया की ये बात परिवार तक पहुंची। विक्रम के माता पिता रामेश्वर सिंह और कमला देवी शर्मिंदा होकर प्रिया से मिलने आए। रामेश्वर जी बोले, बहू, हमें माफ कर दो। हमारी सोच छोटी थी। हमने तुम्हें दुख दिया। तुमने फिर भी हमारा बेटा बचाया। प्रिया ने तुरंत उनके पैर छू लिए। पिताजी, गलती आपकी नहीं, पुरानी सोच की थी। अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। उस दिन दोनों परिवारों की आंखें भीगी थी और दिलों के बीच की सारी दीवारें गिर चुकी थी। फिर वो दिन आया जिसका इंतजार शायद किस्मत भी कर रही थी। विक्रम
और प्रिया का पुनर्विवाह दिवस। अजित वर्मा ने पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी ली। सरकारी गेस्ट हाउस के खुले लॉन में सादगी से सजावट की गई। पीले लाल फूल, छोटी सी माला और हल्की सी धूप गांव वालों। दफ्तर के कर्मचारी और परिवार के सामने प्रिया और विक्रम ने दोबारा एक दूसरे के गले में वरमाला डाली। इस बार ये विवाह जिम्मेदारियों और समाज के दबाव से नहीं बल्कि समझ, सम्मान और प्रेम से हो रहा था। माला पहनाते वक्त विक्रम ने प्रिया की आंखों में देखा। प्रिया, क्या इस बार तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगी? प्रिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम चाहो तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। सारी भीड़ ताली बजा रही थी और 2 साल पुरानी टूटी कड़ियां आज फिर से जुड़ रही थी। समारोह के बाद प्रिया ने दफ्तर में अपने पद का उपयोग कर कई बदलाव किए। रामलाल जेल गया। जमीन उनके सही मालिकों को वापस मिली। विक्रम की नियुक्ति एक सम्मानित पद पर हुई और दोनों ने मिलकर वीरनगर में पारदर्शिता और ईमानदारी का माहौल बना दिया। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ 2 दिलों का मेल नहीं थी। ये एक सीख थी कि प्यार, विश्वास और इंसानियत किसी भी संबंध को टूटने नहीं देते अगर दिल सच में साथ चलना चाहता हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्रिया की जगह होते तो क्या आप भी अपने पुराने रिश्ते को बचाने के लिए अपने पद, प्रतिष्ठा और पूरे समाज की सोच को पीछे छोड़कर विक्रम के साथ दोबारा खड़े होते? या फिर आप मानते हैं कि एक बार रिश्ता टूट जाए तो उसे जोड़ना उतना आसान नहीं होता? कमेंट में जरूर बताएं आप क्या फैसला लेते। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, रिश्तों की कीमत की समझिए और अपनों के साथ रहिए। धन्यवाद।